मॉर्निंग क्लास। आज हम वही चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 3। और आज हम जो शुरू कर रहे हैं उसमें हम कर रहे हैं कि अगर मान लो हमें एटॉमिक नंबर पता है तो क्या हम ग्रुप और पीरियड की पोजीशन बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में कौन से होंगे। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल लिया सोडियम। अब सोडियम का मान लो आपको नहीं पता वो कौन से ग्रुप में आता है, कौन से पीरियड में आता है, तो हमें ये पता है कि उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। तो अब ये जो 11 एटॉमिक नंबर होगा तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11 होंगे। और अगर आप सिंपल इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो आपने पहले पढ़ते थे आप, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या लिख दी, 281। तो पीरियड क्या होता है बेटा, पीरियड ये होता है कितने शेल भर रहे हैं इसके अंदर। तो ये एक शेल था, ये 2 शेल था, ये 3 शेल था, इसका मतलब इसका पीरियड कितना हुआ, इसका पीरियड हुआ 3। ठीक है। और ग्रुप कितना हुआ इसका, ग्रुप होगा इसका, अगर 1 या 2 होते हैं लास्ट शेल जो होती है उसमें, तो ग्रुप नंबर वही रहता है। और अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर हम उसमें प्लस कर देते हैं 10, अगर वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हों तो अभी आप हमने ब्लॉक नहीं पढ़े हैं, वो आज हम पढ़ लेंगे। वैसे ग्रुप का डिस्कशन कर लेते हैं पहले। जैसे इसके अंदर लास्ट शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्रुप 1 के अंदर आएगा और पीरियड नंबर 3 के अंदर आएगा। इसी ग्रुप नंबर का मान लो हमने कोई और मेंबर लिया, मान लो हमने ले लिया 19। अब मैं कैसे कह रही हूँ इसी नंबर का है, ग्रुप नंबर सेम है इनका। जब हम इसको लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन 2881 आ रहा है, क्योंकि बाहर वाली शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप क्या हो गया, 1। लेकिन पीरियड अलग होगा क्योंकि एक एलिमेंट एक अपनी जगह पे आएगा। तो ये कौन सा है, 1 2 3 और 4। तो इट्स पीरियड इज़ 4 एंड इट्स ग्रुप इज़ 1। अब मान लो हमारे पास कोई दूसरा एलिमेंट है, तो अगर आप दूसरी कॉन्फ़िगरेशन से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी आप कर सकते हो। कैसे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन वाइज, फॉर एग्जांपल जैसे आपको नाइट्रोजन का पता करना है, जो आपने अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, जो अभी सीखी है आपने 11th में आके, उसके हिसाब से क्या होगा इसका 1s2 2s2 और 2p3। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपकी जो लास्ट शेल है, इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। और कौन सा है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में कितने जोड़ दूंगी मैं इसमें, 10। तो ये कितना हो गया, 15। तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा, 15 होगा। ठीक है ना। और पीरियड की बात करें तो पीरियड देखो इसमें कौन सा भरा गया, अभी तक सिर्फ सेकेंड ही नंबर चल रहा है, तो इसका मतलब पीरियड कितना हो गया, 2। ग्रुप नंबर कितना हो गया, 15। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब मान लो हम दूसरा कोई एग्जांपल करते हैं। दूसरा मान लो हमने लिखा सल्फ़र। सल्फ़र का होता है बेटा 16 एटॉमिक नंबर। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी है। अभी मैंने ये बोला था कि अगर पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, क्या ये पी ब्लॉक है, हाँ। अभी डिटेल में पढ़ेंगे पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़, लेकिन आप जैसे देख पा रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आया है तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो आपने कुछ नहीं करना, ये जो दिखाई दे रहे हैं इसमें 10 जोड़ दो। लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर निकालने के लिए वो जोड़ दो, प्लस में 10 एक्स्ट्रा जोड़ दो, कितना आ गया, 16। ठीक है। और अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड कितना होगा, क्योंकि थर्ड शेल सबसे बड़ा है इसके अंदर, देखो 1 है भरा गया, 2 भरा गया, 3 चल रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर सबसे हाईएस्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है, तो इसका पीरियड कितना होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से हम ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पी ब्लॉक नहीं है, हम कोई और ले लेते हैं। मान लो हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो हमने क्या किया, 1s2 2s2 2p6 और ये हो गया 3s2। अब ये एस ब्लॉक है, कोई बात नहीं, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि लास्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ नहीं करना, सेम वही चीज़ है, लास्ट वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यही इसका क्या होगा, ग्रुप होगा। और अगर हम पीरियड की बात करें, क्योंकि थर्ड शेल चल रहा है तो इसका पीरियड कितना होगा, 3 होगा। ठीक है। आप इस तरीके से किसी की भी पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं मैम कि अगर वो ना हो, डी ब्लॉक एलिमेंट हो तो क्या करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट,
डी ब्लॉक का मतलब होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में अगर जा रहा है तो फॉर एग्जांपल हमने लिया स्कैंडियम। स्कैंडियम जो होता है बेटा 21 एटॉमिक नंबर होता है उसका, और हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये हमारे 18 तक हुए हैं अभी। फिर किसकी फीलिंग होती है बेटा 4s की, 4s2, और फिर किसकी होती है 3d1 की। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है डी सब शेल में। इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो अब इसका हम पीरियड नंबर कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करेंगे इसका, जब हम किसी डी ब्लॉक का कैलकुलेट करते हैं तो एस वाला जोड़ते हैं और डी वाला जोड़ते हैं। यार ये समझ लो लास्ट ये भरा गया था तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इसका कितना आया, इसका कितना आया 3। समझ में आ गया। तो इसका पीरियड नंबर कितना, इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया 3, और पीरियड नंबर ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया क्योंकि यहाँ पे कौन सा भरा गया है पीरियड, ये पीरियड नहीं है बेटा, ये मैंने कैलकुलेशन किसके लिए बताई थी आपको ग्रुप के लिए, लिखने में गलती कर दिया, ये मैं ग्रुप बता रही थी आपको कि ग्रुप कैसे कैलकुलेट करना है, जो एस में हो एलिमेंट और जो डी में हो। तो एस और डी का हमने टोटल कर दिया, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, हमारे पास 3 आ गए। तो इसका मतलब हमारा जो ग्रुप हो गया वो 3 है, और हमारा जो पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा पीरियड हो जाएगा जो लास्ट में मैक्सिमम क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल, तो 4। तो पीरियड नंबर 4 और ग्रुप नंबर 3, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको और कोई एक उदाहरण देखना है तो जिंक कितना होता है 30 होता है ना, तो अब इसकी लिखेंगे तो आप या तो हम शॉर्टकट लिख लेते हैं, आर्गोन 18 तो हमने सीधे लिख दिए, 19 20 4s2 और 20 हो गए, और 3D में कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब मुझे पता करना है इसका मतलब ग्रुप नंबर। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, एस के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो और डी के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो लास्ट वाले। एस में कितने हैं 2, डी में कितने हैं 10, इसका कितना हो गया 12 ग्रुप नंबर हो गया, ठीक है ना। और पीरियड अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप पीरियड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4। तो इस तरीके से आप ग्रुप नंबर पीरियड नंबर सब निकाल सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो बेटा एफ ब्लॉक के अंदर कभी भी पीरियड नहीं होएगा आपका ऐसे, क्योंकि वो उनकी पोजीशन क्या दे दी, उनकी बाहर दे दी, ठीक है। तो हालांकि उनकी कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं है, जैसे मैं आपको अभी टेबल दिखा दूं, ये देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, किस किस की कैलकुलेट की थी हमने सोडियम की कैलकुलेट की। तो सोडियम की कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा भरा गया था 3s1 था इसका लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन, तो 3rd पीरियड है ये, ठीक है। और ग्रुप फर्स्ट है, ये आपको कैलकुलेट किया था। एक आपने स्कैंडियम कैलकुलेट किया था, उसका ग्रुप नंबर 3 आया था, और उसका पीरियड नंबर कितना आया था 4 आया था, ठीक है। तो हमने ये भी कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने किया था जिंक, जिसका ग्रुप नंबर कितना आया था 12 आया था, और उसका पीरियड कितना है 4 है। तो ये सब हमने जो कैलकुलेट किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनका कौन से एस ब्लॉक होते हैं, कौन से बी ब्लॉक होते हैं। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जो ये दोनों ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये पूरे एस ब्लॉक हैं। इसमें ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट जो फिलिंग करते टाइम वो एस सब शेल में आता है। तो जिसके भी अंदर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा उस ब्लॉक का वो मेंबर माना जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आपको सीधा हिसाब से बताऊं तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, जिनको टाइप मतलब बांटा गया है एलिमेंट्स को, ग्रुपिंग जो की गई है वो अगर ब्लॉक के हिसाब से की गई है तो उसमें उसका आधार क्या हो गया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप कॉन्फ़िगरेशन देख के ही बता सकते हो कि वो कौन से ग्रुप का मेंबर है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, यू कैन नॉट टेल विच ब्लॉक एलिमेंट इज गिवन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब बात करते हैं हम एस ब्लॉक की। ये हमने कल आपको इसका नाम भी बता दिया था, कल हमने जब स्टडी किया था। तो एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का नाम एल्कली मेटल है, कल आपको बताई थी ये बात।
कि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, एंड दे आर सॉल्युबल, दैट्स वाई ग्रुप 1 इज कॉल्ड एल्कली मेटल्स, जिसके अंदर कौन आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ग्रुप फर्स्ट होता है ये, अभी हम दिखाते हैं आपको, ये हमारा जो होता है ये ग्रुप फर्स्ट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। सारी की सारी मेटल्स होती हैं और सारे के सारे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं जो बेसिक होती हैं नेचर में, और उनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरा ग्रुप। दूसरा ग्रुप है ग्रुप नंबर 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये जो है ये ग्रुप 2 है और इसे हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसका मतलब ये जो सारी की सारी क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। दूसरा, सारी की सारी सारी की सारी जो होती हैं वो मेटल्स होती हैं, और ये जो होती हैं इनके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में, और इनमें ये अर्थ में मिलते हैं। ये आपको कल बता दिया था मैंने। तो अब आप समझ पा रहे हो ये दोनों को हमने एस ब्लॉक क्यों बोला है, क्योंकि जब हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन आई थी 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 इसके अंदर, ठीक है ना। और जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो ये आई थी 2s2, 3s2, 4s2, ये आप लिख कर भी देख सकते हो। तो जिसके अंदर s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ग्रुप है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ग्रुप है। ठीक है, बाद हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। यहाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो कि हमें एस ब्लॉक कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस सब शेल में जाता है, और इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, आप सोच के देखो, फॉर एग्जांपल हम सोडियम ही ले लेते हैं तो 2, 8 और 1, लास्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अगर आप उस हिसाब से लिखोगे तो आप लिख सकते हो नियॉन और 3s1, ठीक है ना। दोनों कॉन्फ़िगरेशन से आप पता लगा सकते हो, इससे आप प्रॉपर पता लगा रहे हो कि एस में गया है इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे दूसरी बात जो शुरू होती है, ये इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये टेंडेंसी करता है क्या, देने की। मेटल हमेशा क्या करती है, देने की टेंडेंसी करती है। तो ये इसकी जो टेंडेंसी है देने की, तो ये तो तैयार बैठा है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूँ। तो इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो बहुत क्या होगी, कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी अभी इस चैप्टर में भी डिटेल से आएगी आपके पास, लेकिन आपने 10th में भी पढ़ी होगी। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी गैसियस एटम से, ठीक है। इसका मतलब ये मान लो सोडियम का एटम है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने के लिए हमें इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट, अब ये तो तैयार बैठा है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे दूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी। तो ये तैयार बैठा है, इसका मतलब इसको ज़्यादा लालच नहीं है, इसको ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब जितने भी अल्कली मेटल होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्कली जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और अल्कलाइन अर्थ मेटल कितने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, और वो 2+ बनाएंगे, और वो सिंपल Na+ बनाएंगे। ये Na+ मतलब जैसे Na+ बनाएगा, लिथियम प्लस बनाएगा, और मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम 2+ बनाएगा क्योंकि वो ग्रुप 2 का मेंबर है। तो इसका मतलब वो अपने इतने 1 या 2 इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से वो लूज़ करेंगे। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ जाओगे और आपसे कोई पूछे इन दोनों में से, सब में से मेटेलिक करैक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा किसका है, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मेटेलिक करैक्टर प्लस में रिएक्टिविटी दोनों इंक्रीज़ होती हैं, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्कली मेटल में, इस वाले में सबसे अच्छी मेटल, फ्रांसियम और रेडियम को छोड़ देना बेटा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं।
रेडियो एक्टिव होते हैं, इनके न्यूक्लियर स्टेबल नहीं होते, तो हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे, तो इनको भूल जाओ आप। बचे आपके पास क्या, एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली मेटल के अंदर सीजियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और उसके सबसे ज़्यादा अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर सीजियम का होता है। और अगर हम बात करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो उसके अंदर बेरियम जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बेरियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर दिखाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये सारे की सारी मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, इसलिए ये आपको फ्री स्टेट में कभी भी नहीं मिलेंगी। ज़्यादातर ये होती हैं, ये कंबाइन स्टेट में मिलेंगी और इनके कंपाउंड भी ज़्यादातर क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। लेकिन ये ऊपर वाले जो होते हैं ना एलिमेंट्स, इनको अगर छोड़ दें, क्योंकि आप अभी पढ़ोगे, अभी आपने स्टडी करना शुरू किया है, अब पूरी पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो हर ग्रुप के अंदर जो सबसे छोटा मेंबर होगा ना, जैसे आपके घर में सबसे शरारती बच्चा कौन होता है, सबसे छोटा वाला सबसे ज़्यादा शरारती होता है, तो वो इनके अंदर भी ऐसा ही है। हर ग्रुप का जो सबसे छोटा मेंबर है, छोटा इन साइज़, तो इसमें सबसे छोटे हैं ये, नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ता जाता है। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, जैसे वे एज वी गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप साइज इंक्रीजेज। तो सबसे छोटा कौन हुआ, इसके अंदर जो टॉप पे बैठे हैं दोनों, तो ये जो ऊपर वाले हैं इनके कंपाउंड जो होते हैं वो कोवैलेंट होते हैं, बाकी सब के क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। तो हमने प्रॉपर्टीज़ सारी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कंप्लीट कर दी हैं। अब बात करते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब आप इसमें से किसी में भी चले जाओ, इन सब एलिमेंट्स के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो पी में आता है। अब आपको कैसे पता चला कि भैया इसमें तो मैंने सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ही बनाए, पी में मैं इतने ज़्यादा क्यों बना रही हूँ ग्रुप? उसके लिए आप इसका लॉजिक समझो। एस के अंदर फीलिंग होती है तो वो फुल्ली फिल्ड कितने में हो जाता है, 2 में ही हो जाता है ना। तो इसका मतलब उसके पॉसिबल ग्रुप कितने हुए, 2। एक ग्रुप 1, जब S1 होगी कॉन्फ़िगरेशन, एक S2 होगी। अब लेकिन P जो है, P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी पॉसिबल हुई, एक P1, एक P2, एक P3, एक P4, एक P5 और एक P6, कितनी हो गई, 6। इसी वजह से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप पॉसिबल हैं यहाँ पर। समझ में आया? हर एक का एक कारण है कि उसके 6 क्यों हैं, उसके 10 क्यों हैं, उसके 14 क्यों हैं। तो S के अंदर 2 इसलिए पॉसिबल थे क्योंकि सिर्फ S सब शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर 6 ग्रुप्स आते हैं क्योंकि P के अंदर जो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 6 में अचीव होती है। तो इसके ये हो गए। अब जहाँ ये आपको पहला नज़र आ रहा है, इसके अंदर सबके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ P1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, P2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन P3, इस वाले की कॉन्फ़िगरेशन P4, इस वाले की कॉन्फ़िगरेशन P5 और लास्ट वाला है P6। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप कोई भी एलिमेंट निकाल के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि इसका क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है 13, ठीक है। तो 13 के हिसाब से अगर आप लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये हो जाएगा 3p1। क्या ये 3p1 में था, देखो 3p1 में ही है। इसी तरीके से आप किसी और का भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको क्लियर करना है कि ये सही है कि नहीं, तो ये क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है, 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमने बताया कि इसके अंदर 3p के अंदर 5 है। तो ये देखो कितना है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे 5 लिखा था और इसको 5 लिखा था और इसमें 6 लिखे थे। तो हमारा ये क्लोरीन 3p5 कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। इसका मतलब हमारे p ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो क्या बोलेंगे कि वो सारे एलिमेंट्स जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p सब शेल के अंदर आता है तो वो p ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाते हैं। अब इसके अंदर 6 ग्रुप्स इसलिए पॉसिबल हैं क्योंकि P जो है उसके अंदर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 6 में अचीव होती है। अब अगली बात पर आते हैं कि कौन से ग्रुप नंबर होते हैं, वो 13 से लेके 18 तक। तो ये हमारे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे 13 से लेके 18 तक P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। अब हम ध्यान से अगर देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हैं यहाँ पर जो ब्लू में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैं मेटल्स, ठीक है। जो इसमें इस साइड दिखाई दे रहे हैं ये हैं नॉन मेटल्स और जो आपको ये ऑरेंज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं मेटलॉइड। तो इसका मतलब जो S ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ मेटल मिली थी, वहाँ
अब यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको क्राइटेरिया बताऊँ, मेटेलिक करेक्टर जब हम यहाँ जा रहे हैं तो डिक्रीज़ करता है, पीरियड में जब हम जाते हैं तो डिक्रीज़ करता है मेटेलिक करेक्टर, और जब हम यहाँ से जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, ये आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मेटल एग्जिस्ट कर रही थी जब उस साइड टॉप में उधर थे हम, जब यहाँ से हम यहाँ पहुँचे हैं तो ये नॉन मेटल बन गई हैं। तो इसका मतलब मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर कोई आपसे पूछे बेटा इन नीचे वालों को छोड़ दिया करो क्योंकि ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, लास्ट वाला यहाँ तक सुनो, तो अगर इस ग्रुप 13 में आपसे सबसे सही मेटल पूछी जाएगी तो कौन होगा? थैलियम। कार्बन वाली फैमिली में लेड, नाइट्रोजन वाली फैमिली में बिस्मुथ। ठीक है, बिस्मुथ ही है इसमें एक सिर्फ मेटल, बाकी ये दोनों मेटलॉइड हैं और ये नॉन मेटल्स हैं, और आगे तो मेटल बची ही नहीं, आप देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा पी ब्लॉक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड सब एग्जिस्ट करते हैं। और इनके अंदर अब देखो, क्योंकि जो हमने एस ब्लॉक पढ़ा था उसमें सिर्फ देने की टेंडेंसी थी क्योंकि वो मेटल्स थी, तो यहाँ पे कैसी टेंडेंसी है, यहाँ पे देने की टेंडेंसी वाले एलिमेंट भी हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले, लेने वाले इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी वाले भी एलिमेंट हैं यहाँ पर। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ना लेने में बिलीव करते हैं ना देने में। ऐसे कौन से हैं? ये जो ग्रुप 18 आपको दिखाई दे रहा है ये सारा ऐसा ही है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज और एरोजेंस। इसका एक और नाम भी है एरोजेंस। एरोजेंस कौन से होते हैं बेटा? जो एयर में प्रोड्यूस होते हैं, जो ये हीलियम है, ये सब क्या होती हैं? एयर में मौजूद होती हैं, इसलिए इनको एरोजेंस भी बोलते हैं। तो ये किसी से लेन देन में बिलीव नहीं करती हैं। तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम आते हैं मेन जो इस पे, ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से कहाँ तक है ये आप देख पा रहे हैं। 3 से लेके ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक हमारे पास जो आएंगे एलिमेंट्स वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4 सीरीज़ मौजूद हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़। 3D सीरीज़ आपने याद रखनी है, बाकी को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने 30 तक तो बिल्कुल याद होने चाहिए आपका एटॉमिक नंबर, बिल्कुल, क्योंकि आपको वो यूज़ होंगे। उसके बाद हम आ रहे हैं कि 3D सीरीज़ में कौन से की फीलिंग हो रही है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी में आ रहा है और वो भी कौन से में आ रहा है? 3D में आ रहा है। इसमें किस में आ रहा है? 4D में आ रहा है। और इनका मैंने आपको नाम भी बताया था, क्या नाम बोलते हैं इनको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे ध्यान देने लायक, सिर्फ जिंक, कैडमियम, मरकरी, मतलब इस ग्रुप को छोड़ के, देखो ये वाले तो रेडियो एक्टिव है, इनको तो मैं कभी से हटा रही हूँ, है ना, लास्ट वाली को तो, लेकिन जो ये हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। ठीक है, किनको बोलते हैं फिर हम? डी में सब फीलिंग हो रही है, ठीक है, डी में फीलिंग हो रही है, और उनकी जो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो ये थोड़ा हायर में क्लासेस में आएगा, आपका 12th क्लास का है वैसे तो टॉपिक, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। होता क्या है, जैसे मान लो कॉन्फ़िगरेशन हमारी है, हमारा डी और वाला ऑर्बिटल मैंने बताया आपको, ये डी का ऑर्बिटल है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट तब बोलते हैं जब डी सबशेल के अंदर कहीं ना कहीं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़रूर हो। डी ब्लॉक एलिमेंट की तो परिभाषा आपको समझ में आ गई, दोज एलिमेंट्स इन व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द डी सबशेल। बट विच एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं बेटा, या तो उनकी ग्राउंड स्टेट में, या उनकी एक्साइटेड स्टेट, या वो +1 +2 जो भी उनकी फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उसमें वहाँ कहीं ना कहीं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या कहा जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। तो जो जिंक, कैडमियम, मरकरी मैंने आपको बोला, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपको समझ आ जाएगा। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ मैं, तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बेटा आर्गॉन, और ये 4s भरा जाएगा 4s2, और ये 3d10, और आर्गॉन होता है 18। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये भी फुल्ली फिल्ड है और ये भी फुल्ली फिल्ड है। और जिंक जो है, अब ये ग्राउंड स्टेट में तो
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं। तो हम क्या करते हैं, जिंक जो है ज़्यादातर जो उसकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, या आप ये समझ लो जिंक जो आयन की फॉर्म में रहता है वो जिंक +2 रहता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो सिर्फ इसके जाएंगे, 3D के से कहीं कुछ नहीं गया, तो 3D अभी भी फुल्ली फिल्ड है। तो इस वजह से, क्योंकि ना ही तो ये ग्राउंड स्टेट में, ना ही अपनी फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसकी है, जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें भी वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रख रहा। तो इस वजह से इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ हम किन को ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हैं, इनको, यहाँ तक 3 से लेके 11 तक हमारे क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और अगर डी ब्लॉक बोलोगे तो डी ब्लॉक सारा है, ये भी हैं। ये क्या है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक तो वो है ना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाए, तो इनमें जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में, लेकिन वो अनपेयर्ड कंडीशन नहीं आती इलेक्ट्रॉन की, इस वजह से इसको ट्रांजिशन नहीं बोला जाता है। जितने भी आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये मेटल्स होते हैं और बहुत अच्छे मेटेलिक करेक्टर दिखाते हैं। आप अपने आजू बाजू जितने भी मेटल्स देखते हैं, आपके घर में ज़्यादातर क्या होते हैं, लोहे की चीज़ें होती हैं या तांबे की चीज़ें होती हैं, या कांसा भी होता था पहले पुराने ज़माने में। ठीक है, तो ये सब किससे बना हुआ है, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट से बना हुआ है। देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो, आपके घरों में आयरन होता है ना, सिक्के होते हैं, सिक्के में भी अब आप सोने के सिक्के की बात करो या चांदी के सिक्के की बात करो, सिल्वर, ये क्या होता है, गोल्ड, ये क्या है, कॉपर, तांबा, ये तो आप क्या है, ये तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल यूज़ होने वाले हैं। ये पहले पुराने ज़माने के अंदर ये चीज़ें तो थी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके तो सिक्के बनते थे ना, इसी वजह से इनको कॉइनेज मेटल्स भी बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे कॉइनेज मेटल्स क्या हैं, तो ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वाला जो ग्रुप 11 नंबर है, इसको हम कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। तो इनसे सिक्के बनाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इनको कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। अब ये हो गया हमारा डी ब्लॉक के बारे में। उसकी हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ ली कि ये सारी की सारी क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। डी ब्लॉक बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, बहुत हाई इनके क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी होती हैं। और उसके बाद हम इनकी अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी की भी स्टडी नहीं की ना, तो एक बार हम देख लेते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो एस ब्लॉक की, इसके अंदर या तो ये वाला एन का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, 3, 4, 5 कोई भी, और एस में या तो 1 आएगा या 2 आएगा। तो ये तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, किसकी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। और अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है 1 से लेके 6 तक कोई भी पॉसिबल है। तो इसमें लिख नहीं रखी, हम लिख देते हैं इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP 1 से लेके 6 तक। तो 1 to 6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 कोई भी पॉसिबल हो सकता है। और अगर हम डी की बात करें तो डी को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखो, ये जो NS 0 से 2 लिखा है वो देखो नॉर्मल तो क्या होता है, पहले NS2 की फीलिंग होती है, फिर N-1D की फीलिंग होती है, इतना आपको पता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके यहाँ पे चला जाता है एक्साइट होके, कई बार दोनों भी चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो, जैसे मान लो आपने अभी किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, आपने जिंक की लिखी थी ना अभी, तो जिंक का क्या था, जिंक का था आर्गोन 18। अब भरा कौन सा गया है पहले, 4s, और लेकिन 3D भी लिखा हमने, 4s 2 3D 10, ये कॉन्फ़िगरेशन थी। तो भरा तो ये जाता है, तो ये जो वैल्यू है देखो ये ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो ये n नंबर है, NS 0 से लेके 2 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई बार एक्साइटेड स्टेट हो जाती है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके पहुंच जाता है। और उसके बाद क्या होता है बेटा, ये देखो 4 है, ये किस में चला गया, 3 में चला गया, तो 3 में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये N-1 है, N-1D। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर वो 1 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया हमने ये N-1 क्यों लगाया, क्योंकि जो भी S होता है उससे एक नंबर नीचे वाला D होता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये अगर बाहर वाली शेल है तो ये पिनअल्टीमेट शेल है आपकी। इसमें ना बहुत बार आएगा ये वर्ड, क्या बोला है मैंने, पिनअल्टीमेट।
जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो तो n है, पेनल्टीमेट का मतलब होता है n-1, ठीक है। इसका मतलब इससे अगले वाली अंदर की साइड जो होती है वो, तो अगर ये n है तो n-1 जो d होगा उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन 1 से 10 तक फिल होगी, ठीक है। तो ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग अलग, क्योंकि सारी की सारी क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं, बहुत ज़्यादातर कलर्ड कंपाउंड्स बनाती है। कौन नहीं बनाएगी, अभी आपको क्या बताया था, कौन नहीं बनाती, जिंक, कैडमियम, मरकरी, सारी ट्रांजिशन एलिमेंट दिखाएंगे, क्योंकि वो तो ट्रांजिशन है ही नहीं ना, वो तो सिर्फ डी ब्लॉक है। तो जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम जनरली लिखते हैं कि कलर्ड आयंस बनाते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी नहीं बनाएंगे। एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आयरन भी कितनी दिखाता है, एक +2 दिखाता है, एक +3 दिखाता है, इसका मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। लेकिन कौन नहीं दिखाएगा, वही वाली बात आ जाएगी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं जो है +2। पैरामैग्नेटिक करेक्टर, पैरामैग्नेटिक करेक्टर क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर लगाया जाए और वो सब्सटेंस अट्रैक्शन दिखाए उसके प्रति, तो वो पैरामैग्नेटिक है। और वो अट्रैक्शन सिर्फ तब होता है जब नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक करेक्टर किस बात पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, सब दिखाएंगे लेकिन कौन नहीं दिखाएगा पैरामैग्नेटिक करेक्टर, जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्योंकि उनके अंदर किसी भी स्टेट के अंदर, चाहे वो ग्राउंड स्टेट हो, चाहे वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन वाली स्टेट हो, किसी के अंदर भी वो 2 इलेक्ट्रॉन ही रखेगा, या मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। 2 का मतलब पेयर्ड कंडीशन, 1 का मतलब अनपेयर्ड कंडीशन। जैसे आपको अगर ये बात नहीं समझ में आई तो मान लो ये एक ऑर्बिट है, अगर मैंने इसमें 1 रखा है तो ये अनपेयर्ड कंडीशन, अगर मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, पेयर्ड कंडीशन दिखा रहा है। तो जो जिंक, कैडमियम, मरकरी को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर एलिमेंट्स क्या दिखाते हैं, पैरामैग्नेटिक करेक्टर दिखाते हैं। उसके बाद आते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, कि ज़्यादातर इनको कैटालिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कैटालिस्ट देखना, कभी भी आप कोई रिएक्शन होती है ना तो उनको स्पीड अप करने के लिए आयरन, कोबाल्ट, निकल, प्लैटिनम, इनको इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारे के सारे क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और उसने ये बता भी दिया, देखो, जिंक, कैडमियम, मरकरी विच हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाते वो, ठीक है ना। तो ये जिंक, कैडमियम, मरकरी को ग्रुप को एक्सक्लूड कर रखा है इसमें, ये ग्रुप नंबर 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। उसके बाद बात कर रहे हैं कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते ही क्यों हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि एस और पी के बीच वाली कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं। देखो वह कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ट्रांजिशन एटम्स फॉर्म से ब्रिज बिटवीन एक्टिव मेटल्स। एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या थी, रिएक्टिव मेटल्स थी, और उसके अंदर जो 13 था शुरू हो गया था, उसमें हमारी क्या शुरू हो गई थी, नॉन मेटल्स बनना शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव की साइड जा रहे, तो मीडियोकर स्टेज में कौन होगा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। तो बीच की स्टेज आ गई ना, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये हो गए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा ये होते हैं जिनको हमने मेन फ्रेम के अंदर जगह ही नहीं दी, इनको बाहर निकाल दिया। और अब एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे किसे, जिनके अंदर जब हम फिलिंग करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, एफ सब शेल में जाए। तो 2 ही एफ सब शेल की अभी तक फिलिंग हुई है, एक 4f की और एक 5f की। 4f वालों में जिसके इलेक्ट्रॉन आता है उनको हम बोलते हैं लैंथेनोइड्स। और ये मैंने आपको बताया भी था, ये लैंथेनोइड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो, इनका जो ये लैंथेनम एलिमेंट है जिसके बाद में ये आना शुरू होते हैं, ये प्रॉपर्टी मैच दिखाता है। तो लैंथेनम से क्या बन गया, लैंथेनॉइड, और एक्टिनियम से क्या बन गया, एक्टिनॉइड्स। इसलिए हम इनको लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। तो अब ये इसके अंदर जितने भी ज़्यादातर एलिमेंट जो हैं वो सारे के सारे लगभग मेटल्स हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, ज़्यादातर क्या है इसके अंदर, ऑल आर मेटल्स। और इन सब की प्रॉपर्टी साइज़ लगभग एक दूसरे के बराबर ही होता है। इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कितना नंबर का चार्ज है वो रखते हैं।
ठीक है, वो भी वेरिएबल होती है। ज़्यादातर जो एक्टिनॉइड्स वाले एलिमेंट्स हैं, जो नीचे वाली के अंदर भी, नीचे वाली जो टेबल थी जो हमने 5F की फिलिंग की थी, जहाँ पर अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा हो तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जितने भी, ये सारे के सारे एक तो रेडियो एक्टिव हैं, दूसरे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं। अब ट्रांस यूरेनिक का मतलब क्या होता है? ट्रांस यूरेनिक का मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम से बने हुए हैं। यूरेनियम एक एलिमेंट होता है जिसका सिंबल U होता है और उसी से ये बने होते हैं, उसी से बनाए गए हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। इसका मतलब ट्रांस मतलब डराइव किए गए, यूरेनियम मतलब यूरेनियम से, और सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। मैंने आपको रेडियो एक्टिव टर्म की बात पहले भी बताई थी कि वो एलिमेंट जिनके न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल नहीं होते और कोई रेडिएशंस निकालते रहते हैं और धीरे धीरे कम होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपसे वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सारे के सारे जो ब्लॉक्स हो गए हैं बेटा वो हो चुके हैं। 4 ब्लॉक्स थे, S ब्लॉक और P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। तो अब आपसे वो क्या पूछ रहा है कि द एलिमेंट Z इज़ 117 एंड 120 हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, कि अभी तक उनकी खोज नहीं हुई है। इन विच फैमिली ग्रुप वुड यू प्लेस दिस एलिमेंट्स एंड आल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ईच केस। तो आपको इनका क्या करना है? इनको नाम देना है, इनका ग्रुप या फैमिली जो है वो बतानी है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देनी है। तो सबसे पहले हम इसका नाम डिसाइड कर लेते हैं। नाम डिसाइड क्या करेंगे? अब आप बात करेंगे यहाँ पर 117, ठीक है ना। तो हम इसके लिए क्या नाम देंगे? देखो 1 लिखा है, 1 लिखा है तो क्या होगा? ये अन, फिर से 1 लिखा है तो क्या हो जाएगा? अन। 7 के लिए क्या आएगा? सेप्ट और IUM। तो ये तो इसका नाम हो गया, ठीक है। और अगर हम दूसरे वाले का नाम लिखेंगे तो 120 का नाम कैसे लिखोगे आप? 1 के लिए क्या लिखते थे? अन। 2 के लिए क्या लिखते थे? बाई। N के लिए क्या 0 के लिए क्या लिखते थे? नील। और ये हो गया इसका नाम, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि इनकी आपने बताना है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो यहाँ पे नोबल गैस के हिसाब से इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। जब नोबल गैस के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो ये आई इसकी रेडोन 5F14 6D 10 7S2 एंड 7P5। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने लिखी है। अब इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कौन सी वाली कहते हैं कौन सी वाली F की फिलिंग हुई है? 5F की। तो बताओ ये लेंथेनॉइड हो या एक्टिनॉइड एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा करोगे 120 वाला, 120 वाले की कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने लिखी और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आई 8S2। अब S2 आया है तो S ग्रुप एलिमेंट हो गया, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया? इसका ग्रुप नंबर हो गया 2, ठीक है ना, क्योंकि और कुछ नहीं लिखा उन्होंने, तो ये ग्रुप नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द एलिमेंट विद, अब आपको शायद दिखाई दे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर 8S2 है, तो इसका एलिमेंट कौन से में आएगा? ग्रुप 2 में। तो ये हमारा आ गया ग्रुप 2 के अंदर। और जबकि हमारा जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी हमने 117 की, तो उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन आई थी। ये रेनॉन भी इसी के अंदर है, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि P ब्लॉक एलिमेंट है और 7S2 7P5। तो इन P ब्लॉक एलिमेंट में मैंने क्या बोला था? जोड़ दो दोनों को और फिर उसमें 10 जोड़ देना। 7 + 10 17 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 117 वाले का ग्रुप नंबर आया 17 और 120 वाले का ग्रुप नंबर आया 2। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की ग्रुप पीरियड निकाल सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि रफली आपको एक आइडिया मिल गया है कि कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स का मेंबर है और उस हिसाब से उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसने सिंपल ये दे रखा है कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है और मेटलॉइड्स कौन है, वो मैंने आपको दिखाई दिया। अभी नहीं देखा है तो आप फिर से देख लीजिए। देखो एक बार रफली आपको आइडिया देती हूँ। देखो ये सारी क्या थी? S ब्लॉक वाली मेटल्स। D ब्लॉक सारा क्या था? मेटल्स। F ब्लॉक सारा क्या था? मेटल्स। और जो ये ब्लू आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं? मेटल्स। यहाँ पे ये जो इससे नीचे दिखाई दे रहे हैं वो हैं नॉन मेटल्स और ये क्या हैं? मेटलॉइड।
ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट 78% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स। ठीक है, थोड़े से मेटलॉइड हैं। मेटलॉइड का मतलब होता है जो दोनों करेक्टर दिखाए, मेटल्स का भी और नॉन मेटल्स का भी। मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिफरेंस क्या है? मेटल जो होती है ना बेटा, वो हमेशा लूज़ करती है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वो हमेशा क्या दिखाएगी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन खो देगी। नॉन मेटल जो होती है, ज़्यादातर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाती है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उनके अंदर, ठीक है, उनकी लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू देने के। और मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड जिसके अंदर दोनों के करेक्टर दिखें, मेटल्स के भी करेक्टर दिखें, कुछ नॉन मेटल्स के करेक्टर भी दिखें। ठीक है, मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आप 10th में कर चुके हो, तो आई थिंक इसमें डिटेल समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे हम ट्रेंड्स इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है और बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ जाता है। ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।